जय हिंद दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। हम पॉलिटी क्लास हमारी आज कई दिन बाद हो रही है, तो लगभग 4-5 दिन तो हो गए, है ना। चलो, वैसे मैंने लास्ट टाइम ना एक क्वेश्चन पूछा था, वो था आर्टिकल 82 से रिलेटेड। आर्टिकल 82 से रिलेटेड था वो, तो उसका आंसर दिया प्रतिमा यादव। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एक ने और दिया था उन्होंने, लेकिन अलग अलग कर दिया था, है ना। आंसर वैसे ठीक था। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम कहाँ थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? आर्टिकल 99 तक पढ़ लिया था हमने। आर्टिकल 99 मुझे याद है, आर्टिकल 99 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का, फिर चलते हैं आर्टिकल 100 से। देखो, 79 से रिवाइज करते हैं। 79, 80, 81, इसकी तो ट्रिक याद है ही। 79, 80, 81 सरल। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद की सीटों का समायोजन, यानी कि संसद की सीटें क्या की जाएंगी, एडजस्ट की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी, घटाई जाएंगी, उस तरीके से। तो उसमें फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, है ना, कब तक वो सीट नहीं बढ़ेंगी और अब आगे बढ़ेंगी तो तब कौन सी जनगणना के हिसाब से बढ़ेगी, वो सब मैंने पूछा था। ठीक, तो आर्टिकल 82 क्लियर। आर्टिकल 83 में क्या है? आर्टिकल 83 और 84 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, बस इनको अलग से एक सीक्वेंस चल रहा तो बता देती हूँ। आर्टिकल 83 में क्या है? संसद की अवधि, और 84 में क्या है? संसद की योग्यता। अब संसद की अवधि सब पता है, हमने संसद के 79 आर्टिकल में सब कुछ पढ़ लिया एक जगह। संसद की अवधि यानी कि राज्यसभा की अलग, लोकसभा की अलग, राज्यसभा सदस्यों की अलग और लोकसभा सदस्यों की अलग। ठीक, लोकसभा की अवधि 5 साल, लोकसभा सदस्यों की अवधि भी 5 साल, राज्यसभा की अवधि 6 साल, और राज्यसभा सदस्यों की अवधि 6 साल, और राज्यसभा की अवधि नहीं होती, वो क्या होता है, वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, फिर योग्यता की बात आए तो वही सब, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ठीक, ये सब आ जाएगा इसमें। 84। आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट था। 85 में क्या कहा गया? आर्टिकल 85 में सत्र को आहूत करना, आहूत, ठीक है ना, समन कहते हैं जिसको, यानी कि सत्र को बुलाना, और सत्रावसान, ये दोनों ही कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये दोनों ही कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति करेंगे और सत्रावसान भी राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर। और इसके साथ ही मैंने सत्र बता दी। सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। 3 सत्र होते हैं ना, सेशन, यानी कि संसद के 3 सेशन चलते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। विंटर सेशन सबसे छोटा, बजट सेशन सबसे लंबा। क्लियर। 85। इसके बाद आर्टिकल 86, 87, ये दोनों एक साथ याद करो। 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति कौन सा, राष्ट्रपति क्या देते हैं? अभिभाषण देते हैं। और जब नई लोकसभा के लोग चुनकर आते हैं, यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा, है ना, न्यूली इलेक्टेड, क्या बोलेंगे उसको, लोकसभा, वो आती है तो उसके लिए क्या देंगे? स्पेशल, यानी कि विशेष अभिभाषण देंगे। आर्टिकल 87। आर्टिकल 88 में क्या था? आर्टिकल 88, इसमें तो अभिभाषण, इसमें 86 में अभिभाषण किसका? राष्ट्रपति का। इसमें विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 में मंत्री और कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के विशेष उपबंध। ठीक है ना, मंत्री अटॉर्नी जनरल के विशेष उपबंध। 88। आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 क्या कहता है? आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति, सभापति और उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। 93 पढ़ा इसके बाद हमने। लोकसभा के अध्यक्ष और किसकी? उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, 93। इसके बाद सीधा हमने कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 99। 99 में क्या है? संसद का सचिवालय। 99 में, वैसे 98 भी था बीच में, 98 में भी कुछ खास नहीं है। 98 में है सांसदों को क्या? शपथ। सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ भी पढ़ लिया था हमने, सब इसी में पढ़ लिया था 93 में।
सांसदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया, कौन किसको शपथ दिलाएगा, है ना, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को शपथ कैसे कैसे दी जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, इस तरीके से वो सब क्लियर था ना। ठीक है, जैसे ना देखो एक बार वीडियो जरूर देख लेना लास्ट वाली, ये सारा उसमें क्लियर है। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। 93 हमारा क्लियर है, फिर आता है 98 सांसदों की शपथ है, और 99 में क्या है, संसद का सचिवालय। और संसद का सचिवालय किसका अधीन होता है, संसद का सचिवालय अधीन होता है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के। तो यहाँ पर हमने दोनों की पावर पढ़ ली थी, सभापति और अध्यक्ष की पावर अलग अलग क्या क्या होती हैं, है ना। कुछ तो ऐसी पावर होती है जो सेम होती हैं, है ना, जैसे कि अगर कोई डिसिप्लिन में नहीं है ना, अपने सभा में कोई डिसिप्लिन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, सब राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों ही अपने अपने सदन में उनको क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर, और क्या कर सकते हैं, और सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। अगर दल बदल का कानून लग जाए तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और क्या क्या पढ़ा था इनके बारे में, और क्या पढ़ा था, देखो सभापति, और इधर हम लिख रहे हैं क्या, अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, स्पीकर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कंपैरिजन करना, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्क क्या क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, सभापति को हम चेयरमैन कह सकते हैं। तो सभापति की हमने अलग अलग पावर पढ़ी थी, अध्यक्ष की अलग पावर पढ़ी थी। सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बना देते हैं। तो उपराष्ट्रपति का तो इलेक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, कौन कौन देते हैं, कौन कौन उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर वोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभापति को क्यों करते हैं भाई, ये जो सभापति जो बनेंगे वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो उपराष्ट्रपति तो पूरे देश के होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आई अगर कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति चले जाएंगे, फिर वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए उसमें लोकसभा भी भाग लेती है। ठीक, अध्यक्ष के साथ में तो ऐसा नहीं है, तो अध्यक्ष का मतलब लोकसभा से नहीं है, सॉरी राज्यसभा से नहीं है, तो राज्यसभा वोट नहीं करती। इसी वजह से सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। और अध्यक्ष क्या होते हैं, अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए काम करते हैं, है ना, अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए काम करेंगे, तो इसलिए अध्यक्ष अपने ही यानी कि लोकसभा सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। ठीक है, वैसे ही उपाध्यक्ष उपसभापति अपने सदस्यों में से चुना जाएगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, इनका मेन दोनों का काम क्या होता है, देखो सभापति क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और ये लोकसभा का सदस्य होता है। ये तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 89, और ये पढ़ा था हमने आर्टिकल 93। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, देखो ये दोनों ही क्या है, अपने सदन के क्या है, पदेन है, अपने सदन के पदेन है, सर्वे सर्वा है, यानी कि ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा सदन में। ठीक है, बहुत पावर होती है इनकी, उसमें भी ज़्यादा लोकसभा स्पीकर की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अलग से इनकी एक्स्ट्रा पावर क्या होती है लोकसभा स्पीकर की, मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो मनी बिल होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो जब जॉइंट सेशन होगा या संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी एक्स्ट्रा पावर पढ़ ली थी। एक क्या होता है, जब इन सदन में वोटिंग होती है ना, जब वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग हो रही है क्या लोकसभा में वोटिंग हो रही है, तो ये दोनों ही वोट नहीं करते, दोनों ही नॉर्मल वोट नहीं करते। ठीक है, ये वोट कब करेंगे, ये वोट तब करेंगे जब 50-50 हो जाए, यानी कि 50 लोग तो कह रहे हैं 50% तो कह रहे हैं कि ये सही है, इसको पास कर देते हैं, 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, इसको पास नहीं करना है। तो अब उस टाइम पे वोट किसकी काम आएगी, फिर तो कोई एक वोट ऐसी हो जो बिल्कुल क्या कर दे, वो डिसाइड कर दे, है ना। अगर वो ना वाले के पक्ष में गई तो यानी कि कैंसिल, अगर वो हाँ वाले के पक्ष में गई तो यानी कि हो जाएगा वो। तो इसको हम क्या कहते हैं, निर्णायक मत,
ये दोनों वोट कब देते हैं? जब निर्णायक मत की ज़रूरत हो, यानी कि 50% लोग हाँ ना में हो जाएं। क्या करें? जब 50% तो करें हाँ और 50% करें ना, ठीक है, तब ये क्या देंगे? निर्णायक मत देंगे, निर्णायक मत, निर्णायक मत देंगे, ठीक है। अपनी ऐसी वोट जो निर्णय ले ले। क्लियर? जो ये करेंगे वही सेम ये यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। तो और सब हम पढ़ लिया था, आई थिंक ये पॉइंट रह गया था। निर्णायक मत ये देते हैं, वैसे नॉर्मली वोट नहीं करते, ठीक है। 93, इसके बाद हमने 98 आर्टिकल पढ़ा था। 98 आर्टिकल में क्या था? 98 में वही सांसदों को शपथ, सांसदों को शपथ। अब सांसदों को शपथ कौन कौन दिलाते हैं? किसको कौन शपथ दिलाता है? देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। इनको पूरी लोकसभा को जब एक साथ प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं तभी शपथ ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सभापति हैं वो तो भी उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 98, इसके बाद 99, इसमें क्या था? संसद का सचिवालय, सचिवालय की चर्चा है, जो कि किसके अधीन होगा? लोकसभा स्पीकर के, लोकसभा स्पीकर के अधीन होगा, ठीक है। 99। अब आते हैं, आज की क्लास स्टार्ट होती है अब, ठीक है, आर्टिकल 100 से, आर्टिकल 100 से, ठीक है। देखो, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में क्या है? आर्टिकल 100 में है गणपूर्ति, इसको हम कहते हैं कोरम। गणपूर्ति यानी कि कोरम। गणपूर्ति का मतलब है, गण यानी कि कहते हैं ना कि वो प्रजा गण, यानी कि इंसानों से रिलेटेड है ना, ह्यूमन से, उनकी पूर्ति हो जाना यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए आपकी सदन में। तो इसमें क्या है? किसी भी सदन में, प्रत्येक सदन में, सदन तो हमारे दो ही हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1/10 होने चाहिए। कितना? 1/10 होना चाहिए मिनिमम, 1/10 लोग मिनिमम होने चाहिए। यानी कि अगर 545 लोग लोकसभा में हैं तो उसका 1/10 अगर आप निकालो 545 का, देखो लोकसभा में कितने हैं? 545 लोग लोकसभा में है 545। अब 545 का 1/10 करोगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं आंसर, तो इस यानी कि 54.5 आएगा, ठीक है ना। 54.5, इसको हम क्या कर देंगे? 55 लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं 55। वैसे ही राज्यसभा में 245, इसका हम 1/10 करेंगे तो अप्रोक्स कितना? इसमें 25 लिख सकते हैं। यानी कि लोकसभा में मिनिमम तो कितने? 55 लोग, और राज्यसभा में मिनिमम 25 लोग होने चाहिए संसद की कार्यवाही स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। वरना संसद की कार्यवाही नहीं होगी, उसको स्थगित किया कर दिया जाएगा, ठीक है ना। स्थगित तो समझते हैं ना, मैंने आपको जब सत्र सत्रावसान वो सब समझाया था, तो संसद के सेशन वगैरह जो भी वर्ड्स होते हैं, टर्म्स, उनके बारे में समझा देता। स्थगन यानी कि कुछ टाइम के लिए रोकना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर कुछ टाइम के लिए रोकना, उसको हम क्या कहते हैं? स्थगन करना। क्लियर? तो ये किस में है? आर्टिकल 100 में। तो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 100 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 100 में क्या है? कोरम, यानी कि गणपूर्ति कितना होना चाहिए? दोनों सदन के लिए कितना? 1/10, दोनों सदन के लिए मिनिमम 1/10। क्लियर? 110। इसके बाद आर्टिकल 106 तक कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। फालतू में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 106 तक इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 107 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 107, 107 आर्टिकल कहता है कि विधेयक का पुनर्स्थापन, विधेयक का पुनर्स्थापन यानी कि इंट्रोड्यूस कराना। विधेयक को, विधेयक यानी कि बिल, किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना। विधेयक का स्थापन, इंट्रोड्यूस, ठीक है। संसद में विधेयक का पुनर्स्थापन यानी कि इंट्रोड्यूस कराना। वो किस तरीके से संसद में आएगा, है ना, और कैसे एक जो बिल होता है वो बिल कैसे एक ड्राफ्ट से क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है,
ठीक है, ये वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया था, लेकिन अब इसका आर्टिकल है, अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बताया, जैसे ये क्या है, हम इसको, ये है हमारी संसद, इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दोनों सदन हैं, इनके पास सदन, संसद के पास ही क्या होता है, सचिवालय होता है। संसद के पास ही क्या है, सचिवालय होता है, ठीक है ना, सचिवालय होता है। अब संसद के हमारे सदन तो 2 हैं, लेकिन अंग तो 3 है, तो तीसरा अंग हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, हमारा राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है। अब कोई भी जो बिल है, यानी कि कोई भी विधेयक है, उसका इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाएगा, ठीक है, उसे संसद में कैसे लाया जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था सचिवालय का काम क्या होता है, सचिवालय का काम होता है एक प्रारूप बनाना, है ना, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करना। कोई भी अगर संसद में कोई भी बिल आना है तो उसका ड्राफ्ट कौन बनाता है, सचिवालय बनाता है। तो ये सचिवालय है, सचिवालय में अलग अलग विभाग के सचिव होते हैं, अपने एक अलग अलग विभाग के सचिव होते हैं, इसमें सारे IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रारूप। यहाँ पे प्रारूप तैयार होगा, ठीक। अब ये प्रारूप तैयार हुआ, इस प्रारूप को उठा के कोई मंत्री, या तो कोई मंत्री होगा या कोई सांसद होगा, वो यहाँ से उठा के कहाँ लेकर आएगा, संसद में लेकर आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से सचिवालय से उठाकर संसद में लेकर आया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरा स्थापन, यानी कि इंट्रोड्यूस कराना। तो इसको क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पे कहाँ पे इंट्रोड्यूस, संसद में इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस कौन करेंगे, या तो मंत्री करेंगे या फिर कोई सांसद करेगा। भाई सभी सांसद मंत्री थोड़ी ना होते हैं, सभी सांसद तो मंत्री नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन सभी मंत्री सांसद होते हैं, ठीक है। सभी सांसद मंत्री नहीं होते, लेकिन सभी मंत्री सांसद होते हैं, इतना तो क्लियर है। अब एक चीज़ और इसमें समझने की है, देखो जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री बन गए, उसे हम क्या कहते हैं, मंत्री को ही तो हम सरकार कहते हैं। तो जो विधेयक, यानी कि जो ड्राफ्ट, जो प्रारूप किसी मंत्री ने इंट्रोड्यूस कराया, भाई अलग अलग मंत्री का अलग अलग सचिवालय होता है ना, यानी कि अलग अलग सचिव होता है। कहते हैं ना कि परिवहन मंत्रालय का सचिव, इसका सचिव, हर एक विभाग का, हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग सचिव होता है। तो अगर सपोज करो कोई मंत्री है, किसी मंत्री ने कोई यहाँ से अपने विभाग से एक वो लेकर आया, कोई बिल लेकर आया, है ना, ड्राफ्ट लेकर आया। अब ड्राफ्ट ला के इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया किसी मंत्री ने, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सरकारी विधेयक। क्या बोलेंगे, सरकारी, क्योंकि किसने किया, वो सरकार ने किया है, सरकारी विधेयक। लेकिन अगर कोई सांसद लेकर आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैर सरकारी, ठीक है ना। ये बात पूछी भी गई है, सरकारी कौन सा होता है, गैर सरकारी कौन सा होता है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मंत्री को बोलते हैं, ये क्या होते हैं, सांसद गैर सरकारी होते हैं। तो सरकारी विधेयक कौन सा होगा, जो कोई मंत्री लेकर आया है, ठीक है, कि हमारे विभाग ने ये जानकारी दी है, ये करना जरूरी है, हम ये करेंगे। और गैर सरकारी कौन होता है, जो कोई सांसद लेकर आता है। यहाँ से यहाँ तक क्लियर। अब ये इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में, है ना, लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, दोनों में वोटिंग होगी। देखो पहले क्या होगा, यहाँ पे आया तो इस पर डिस्कशन होगा कि ठीक है नहीं, यानी कि इसके ऊपर चर्चा होगी, डिस्कशन हुआ, फिर इन पर बहस होगी। विपक्ष वाले कही कि हमें नहीं कराना, ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ठीक है। तो पहले इस पर चर्चा हुई, फिर इस पर बहस हुई, फिर फाइनली क्या हो सकता है, ये पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर ये फेल हुआ तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं, है ना। अगर दोनों सदन ने ये पास कर दिया तो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक। अब जब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बिल, यानी कि विधेयक। बिल यानी कि विधेयक। यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो हुई डिस्कशन, पहले तो डिस्कस हुआ इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर बहस हुई। भाई बहस को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आर्ग्यूमेंट्स, है ना, बहस हुई। उसके बाद ये पास हो सकता है या फेल हो सकता है। फेल हो जाएगा तो यहीं पे ख़त्म, हम आगे तक लेके जाना तो हम इसको पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, पास हो गया। अब यहाँ से जब पास हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बिल कहेंगे। अब ये बिल पहुँचा राष्ट्रपति के पास, फिर यहाँ पे भी कंडीशन है, राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर, राष्ट्रपति हो सकता है इसको वापस भेज दें या अपनी पॉकेट में रख लें, ठीक है। फाइनली हम राष्ट्रपति से साइन करा देते हैं। राष्ट्रपति ने जब इस बिल पर साइन कर दिए, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस पर साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे,
ठीक है, अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ये एक्ट यानी कि कानून। राष्ट्रपति के साइन की के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, यानी कि कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि वो सीए वाला एग्जाम्पल, पहले क्या था, वो सीएबी था यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, उस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दी तो क्या बन जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कई सारे सीए कई सारे आए हैं, मैंने आपको एक तो पढ़ाई नागरिकता अधिनियम, वही तो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, और अब जो 2019 में आया था। क्लियर, तो ये क्या है, ये विधेयक का पुरस्थापन किस तरीके से होता है। यहाँ पे वो बिल कहलाएगा, संसद लोक यानी कि संसद से पास होने के बाद वो बिल कहलाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा जो कि हमारे पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, 107 आर्टिकल क्लियर। अब आता है हम 108 पर। आर्टिकल 108 ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 108 देखो, आर्टिकल 108 आर्टिकल में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अब संयुक्त अधिवेशन का जिक्र आपने कई बार समझ लिया। संयुक्त अधिवेशन यानी कि क्या कहेंगे उसको, जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब समझो पहले तो, मतलब ये होता है संयुक्त यानी कि किसी चीज़ को ज्वाइंट कर देना, ज्वाइंट। एक सेशन अलग अलग होते हैं, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। ठीक है, उनको एक साथ मिलकर एक साथ मीटिंग कराना क्या कहला जाएगा, जॉइंट सेशन कहला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था संसद का स्ट्रक्चर, उसमें क्या था, बीच में तो खाली होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल बोलते हैं। इसके तो 3 साइड जो रूम है ना, कैसे बनेंगे 3 साइड, एक, हाँ बन गया, एक होगी लोकसभा, एक होगी राज्यसभा, और एक इसमें लाइब्रेरी है ना। अब तो वैसे सेंट्रल विस्टा नई संसद बन गई है ना, ये क्या है, ये सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल, और इसी में बैठ के हमारा संविधान लिखा गया था। सेंट्रल हॉल में बैठकर हमारा संविधान लिखा गया था। इस सेंट्रल हॉल में 2 काम होते हैं, एक तो जॉइंट सेशन होता है, यानी कि देखो जब हमें लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाना हो तो हम कहाँ बुलाएंगे, सेंट्रल हॉल में बुलाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जॉइंट सेशन होगा। ठीक, या फिर कोई विदेशी, कोई मंत्री, कोई राष्ट्रपति, कहीं का प्रधानमंत्री, कोई भी आए तो अगर उसे कोई लेक्चर देना है तो वो अगर लोकसभा में जाएगा तो राज्यसभा वाले रह जाएंगे, राज्यसभा में जाएगा तो लोकसभा वाले रह जाएंगे। ठीक है, इस वजह से कहाँ होता है, वो भी सेंट्रल हॉल में होता है। ठीक, तो ये तो समझ गए कि संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है। अब ये समझना है कि संयुक्त अधिवेशन आता क्यों है, या कब कब आता है, ये और कब नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है, कब आता है, कब नहीं आता, और कब नहीं आ सकता। ये सब इसको इधर लिख कर देते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात, जॉइंट सेशन कंडीशंस हैं, इसकी कंडीशन कब कब आएगा, आ ही रह गया कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, जब एक सदन, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, सदन में तो दिक्कत नहीं है ना, लोकसभा राज्यसभा को सदन कहते हैं, संसद के 2 सदन। ठीक है, जब क्या हो, जब एक सदन किसी विधेयक को पास कर दे। अब विधेयक का मतलब क्लियर है ना, विधेयक का मतलब क्लियर है, किसी विधेयक को पास कर दे और दूसरा उसको मना कर दे। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी सदन हो सकता है। तो हम स्टार्ट करें लोकसभा से। सपोज करो कि लोकसभा ने क्या कर दिया, विधेयक को पास कर दिया है ना, लेकिन राज्यसभा ने मना कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, लोकसभा तो पास कर दे, राज्यसभा मना कर दे। अब इनमें लड़ाई हो जाएगी। अब जब इनमें लड़ाई हो जाएगी तो इनकी लड़ाई को सुलझाने कौन आएगा, लड़ाई को सुलझाने आप खुद सोचो कौन आ सकता है, भाई राष्ट्रपति आएंगे, क्योंकि संसद के तीसरे अंग कौन है, जब 2 अंग में लड़ाई होगी तो तीसरा अंग तो आएगा इनको बचाने के लिए, इनको अलग करने की, इनको छुटाने के लिए। ठीक है, इनमें सुलह कराएगा, तो इनको एक साथ बिठाया जाएगा कि बताओ क्या दिक्कत है। क्लियर, तो इस कंडीशन में आएगा। दूसरी कंडीशन समझो, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब लोकसभा यानी कि सदन कोई भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए लोकसभा ले रहे हैं। ठीक है, जब क्या हो, अगर यहाँ पर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया। दूसरी कंडीशन है, लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया है और राज्यसभा कोई सुझाव दे रहा है और लोकसभा उसको नहीं मानना,
ठीक है, लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा पास करना चाह रहा है लेकिन वो कोई सुझाव दे रहा है कि अब इसमें ये चेंजेस लाओ, और लोकसभा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि लोकसभा पास कर दे, नहीं लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को ना माने, इसको सिंपल लिख लेते हैं, एक सदन दूसरे सदन के सुझाव को ना माने, है ना, एक सदन दूसरे सदन के सुझाव को ना माने। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब सपोज करो कि लोकसभा ने तो पास कर दिया है ना, और राज्यसभा ने उसे 6 महीने से ज़्यादा, राज्यसभा ने उसको 6 महीने से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा अटका दे, यानी कि ना तो वो पास ही कर रहा है ना कोई सुझाव दे रहा है, बस लटका पड़ा है इनके इंतज़ार में, ऐसे तो कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कंडीशन समझ आएगी, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, जब एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन उसको मना कर दे। दूसरी कंडीशन है जब एक सदन का सुझाव दूसरे सदन मानने से इनकार कर दे। तीसरी कंडीशन है जब किसी एक सदन में तो पास हो गया और दूसरा सदन उसको 6 महीने से ज़्यादा उसको अटका दे। क्लियर, ये तो 3 कंडीशन है कब कब जॉइंट सेशन आएगा। अब जॉइंट सेशन बुलाता कौन है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया भाई झगड़े को सुलझाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब एक साथ ही आगे कहाँ? सेंट्रल हॉल में। अब सेंट्रल हॉल में आ तो गए भाई, राष्ट्रपति क्या अब इनको संभालेंगे थोड़ी ना इतनी सारी भीड़ को। भाई 545 लोग लोकसभा के, 245 लोग राज्यसभा के, सारे एक साथ आगे बैठे हैं, राष्ट्रपति तो संभालेंगे ना, उन्हें एक्सपीरियंस संभालने का। तो ये एक्सपीरियंस किसको है? जो ज़्यादा लोगों को संभाल रहा है, कौन? लोकसभा स्पीकर। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भाई इन्हीं एक्सपीरियंस इतने सारे लोगों को संभालने का। ठीक है, अब एक कंडीशन ये है कि ये तो आपको कंडीशन समझ आ गई कि किन किन कंडीशन हम बुला सकते हैं। एक चीज़ है कि कब हम कभी भी जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। कब जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते? ठीक है ना, कब कब जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। 3 कंडीशन होती हैं जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता, यानी कि जेएस लिख तो जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। नंबर 1, कब नहीं बुला सकते? जब संविधान में संशोधन करना हो। संविधान में क्या करना हो? संशोधन करना हो। दूसरी कंडीशन होती है जब महाभियोग लगाना हो राष्ट्रपति पर, महाभियोग लगाना हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है जब धन विधेयक आए, यानी कि मनी बिल। अब आकर आप मनी बिल ही पढ़ोगे जब क्लियर हो जाएगा। जब धन विधेयक हो, इन 3 कंडीशन में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। अब क्यों नहीं बुला सकते ये मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि बिल्कुल प्रैक्टिकली। देखो क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि ये जो संयुक्त अधिवेशन आया क्यों आया? क्योंकि एक सदन कह रहा होना, एक सदन कह रहा नहीं होना है। तो इसमें आप खुद सोचो कि जो हमारी संसद है, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ कितने लोग हैं? 545। यहाँ कितने लोग हैं? 245। इन दोनों को एक साथ बुलाओगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 45 45 90 और 5 790 हो जाएंगे। 790 लोग हो जाएंगे। ठीक, अब इसका अगर हम आधा करें, यानी कि 50%, किसी भी विधेयक को पास होने के लिए, यानी कि हाँ नाम का जवाब होने के लिए, भाई लोग किसकी तरफ है? हाँ की तरफ है या ना की तरफ है? उसके लिए हमें 50% से ज़्यादा चाहिए ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 295 नहीं 395 सॉरी
ठीक है ना, 395 हो जाएगा। इसका क्या है ये 50%, 50% हो जाएगा 395। अभी बताओ अकेले लोकसभा में कितने लोग हैं, 545। और सपोज करो अगर हो भी जाए, मान लिया 50-50% हो भी जाए कि 50% के लोकसभा के लोग भी राज्यसभा के साथ मिल जाएं, जो राज्यसभा की मर्जी है उसमें मिल जाएं, तो फिर भी निर्णायक मत किसके हाथ में है, लोकसभा स्पीकर के। तो ऐसी कंडीशन में जीत किसकी हो जाएगी, हमेशा लोकसभा की होती है। ये मैंने आपको जब लोकसभा की पावर पढ़ाई थी मैंने आपको तब भी बताया था कि जब भी संयुक्त अधिवेशन आएगा तो उसमें कौन भारी पड़ता है, कौन भारी पड़ेगा, लोकसभा। किसकी वजह से, उनकी संख्या की वजह से, है ना, इतने सारे लोग हैं तो किलर है नहीं है भाई, हमेशा जीत किसकी होगी, लोकसभा की होगी। संयुक्त अधिवेशन अगर आ रहा है तो हमेशा जीत लोकसभा की होगी, ठीक है ना, जीत हमेशा किसकी, लोकसभा की होगी। तो ये बात क्लियर। इसी वजह से ये जो 3 मुद्दे हैं ये बहुत ही सीरियस मैटर है भाई। संविधान में हमें संशोधन करना है ना, यानी कि अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए आप ये नहीं कि जॉइंट सेशन आ जाए फिर तो लोकसभा कर अपनी मनमानी करने लगेगी, कुछ भी संविधान में कुछ भी चेंजेस ला देगी। इसके लिए दोनों सदन से अलग अलग पास करना पड़ेगा, है ना, दोनों सदन से अलग अलग पास करना पड़ेगा। किसी एक सदन ने मना कर दे तो इसको पास ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ महाभियोग, भाई ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए भी दोनों सदन को अलग अलग पास करना जरूरी है। तीसरा धन विधेयक, धन विधेयक के लिए भी जॉइंट सेशन नहीं आ सकता। वैसे धन विधेयक के लिए पावर लोकसभा को ही, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही आता है, मनी बिल, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जॉइंट सेशन कब कब नहीं बुला सकते और किन किन कंडीशन में बुलाया जा सकता है, कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है और ये कौन जीतता है, ये मैंने बता दिया। अब एक चीज़ है कि कितनी बार अब तक जॉइंट सेशन आया है, ठीक है ना, कितनी बार आया है, 3 बार, 3 बार, 3 बार क्या है, जॉइंट सेशन, 3 बार जॉइंट सेशन आया है। और तीनों ही टाइम पे क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक बार तो आया था 1961 में, दहेज उन्मूलन का कोई कानून था उसके लिए आया था। लेकिन आपको अगर ये भी ना पता हो ना कि कब कब आया है या फिर किन किन मुद्दों पर आया है, तो ये जरूर पता हो कि कितनी बार आया है। अब तक कितनी बार आया जॉइंट सेशन, 3 बार आ चुका है, ठीक है ना, 3 बार जॉइंट सेशन आ चुका है। इसमें पहला तो मैंने आपको भी बताया कौन सा, दहेज उन्मूलन का, दहेज के लिए, दहेज उन्मूलन 1961 में, ठीक है। दूसरी बार आया था कोई बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग, जब बैंकों को मर्ज वगैरह किया गया था, बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में। और एक आया था तीसरा पोटा के लिए, पोटा, पोटा कब आया था, 2002 में। पोटा तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम में पोटा कब आया था, 2002 में, ठीक है। तो इन 3 बार अब तक जॉइंट सेशन आ चुका है और तीनों बार ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्लियर। तो जॉइंट सेशन का बिल्कुल सब क्लियर है ना। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन। अब आता है आर्टिकल 109 और 110, दोनों में क्या है, धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में धन विधेयक, इस पर टाइम भी चलता है, 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो 109 और 110, आर्टिकल 109 110 क्या करता था मैं, देखो आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110, 109 और 110। आर्टिकल 109 में कहा गया है धन विधेयक, धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, है ना। और आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन आती है कि हमें पहले विशेष प्रावधान पढ़ाएं या धन विधेयक की परिभाषा पढ़ाएं। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि धन विधेयक है क्या, तभी तो आप इसके बारे में स्पेशल चीज़ें पढ़ोगे
ठीक है। तो धन विधेयक अगर आपसे पूछे कि मनी बिल कौन सा आर्टिकल में है, तो कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 110 में, ठीक है ना, आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल 108, 110, आर्टिकल 100 में क्या कोरम था, है ना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक की क्या है परिभाषा? धन विधेयक यानी कि मनी बिल, मनी बिल, ठीक है। इसकी परिभाषा का मतलब ये है कि वो कोई भी विधेयक जो धन से रिलेटेड है, क्या वो धन विधेयक है। अब धन से रिलेटेड का मतलब धन किसका? सरकार का धन। यानी कि कोई भी अगर ऐसा बिल आया है संसद में जो किस पर इफेक्ट करे, सरकार के पास जो धन है, जो संसार उसके, क्या कह रही हूँ मैं संसार, संसद और सरकार दोनों मिक्स कर दिए मैंने ठीक है। देखो, जो सरकार के पास यानी कि हमारी गवर्नमेंट ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास जितना उसके पैसा है, उस पैसे को कोई इफेक्ट करे, यानी कि पैसा वो बढ़ रहा है या घट रहा है उस बिल की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको धन विधेयक करेंगे, ठीक है, उसको मनी बिल कहेंगे। तो सरकार का यानी कि गवर्नमेंट के पैसों को हम क्या कहते हैं? संचित निधि। संचित निधि, संचित निधि क्या है? सरकार का पैसा, सरकार का पैसा। और ये पैसा रखता कौन है? ये पैसा रखता कौन है? ये आरबीआई रखता है। कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ये पैसा कौन रखता है? आरबीआई रखता है। भाई जितने भी हमारा जो टैक्स जाता है पूरे भारत से जितना भी टैक्स जाता है वो सीधे कौन, किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। भाई सरकार का पैसा वही तो है, टैक्स से लिया या फिर जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट की क्या है संस्थाएं हैं, उनसे जो भी मनी आती है वो सब क्या हो? सरकार का पैसा है, स्पेशली टैक्स का। अब इसको कैसे इफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट की संचित निधि को, यानी कि आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको जो प्रभावित करे, को प्रभावित करे, प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला विधेयक ही क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है, ठीक है। अब प्रभावित कैसे करेगा? प्रभावित ऐसे करेगा, देखो, अगर सपोज हम जो हमारा टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उस टैक्स को बढ़ा दे, तो इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? इफेक्ट पड़ा, ठीक है। उस टैक्स को बढ़ा दे तो इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? तो गवर्नमेंट का पैसा बढ़ जाएगा। या फिर उस टैक्स को कम कर दे, तब भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भाई गवर्नमेंट का पैसा घट जाएगा। और दूसरा, अगर ऋण, ऋण यानी कि लोन, अगर गवर्नमेंट हमारी किसी देश से लोन लेती है या फिर आईएमएफ से लोन लेती है ना, तो लोन लेती है या फिर किसी दूसरे देश को भी लोन भी देते हैं, है ना, किसी दूसरी कंट्री को भी पैसा देते हैं, तो पैसा ले रही है तो पैसा बढ़ेगा, अगर दे रही है तो पैसा घटेगा। यानी कि अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे होगा? गवर्नमेंट की संचित निधि पर, ठीक है। तो ऐसे विधेयक को हम क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। लेकिन अगर कोई नया टैक्स जोड़ना है, भाई टैक्स को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी क्या पहले था? जीएसटी पहले नहीं था। तो जीएसटी जब पहले नहीं था, जीएसटी बाद में जोड़ा गया, तो उसको वो आएगा संविधान में संशोधन करने के बाद, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो मनी बिल के अंडर में नहीं आता, ठीक है। तो बहुत ईजी है पास कराना। अब देखते हैं इसके जो इससे विशेष प्रावधान मिले हैं वो क्या क्या विशेष प्रावधान है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो मनी बिल आएगा, मनी बिल कहाँ आएगा? हमेशा। अब विशेष प्रावधान क्या क्या है? विशेष प्रावधान है ये हमेशा आएगा लोकसभा में। मनी बिल हमेशा लोकसभा में क्या होगा? ये प्रस्तुत होगा, हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन लेंगे? इसका निर्णय लेंगे लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आएगा ही लोकसभा में, हमेशा कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अब इसमें देखते हैं भाई राज्यसभा को क्या पावर दी गई है? राज्यसभा को कोई पावर है ही नहीं। राज्यसभा क्या करेगी? इसको राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है? 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए रोक सकती है। सिर्फ राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है, ओनली।
अगर 14 दिन के, अब भेजा भी इसलिए जाता है भाई राज्यसभा में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग मैक्सिमम राज्यसभा में ही होते हैं, तो हो सकता है वो कोई सजेशन दे दें, कोई सुझाव दे दें, ठीक है। तो इस वजह से 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा मैक्सिमम। अगर 14 दिन से उन्होंने ज़्यादा कर दिया, कोई सुझाव दिया या नहीं दिया वो उनकी मर्जी है, लेकिन 15 दिन वो क्या हो जाएगा, वो स्वतः यानी कि खुद ही पारित हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ रही ना? यानी कि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए उसे अपने पास रोक सकती है और 15 दिन वो खुद ही पारित हो जाएगा। ठीक, अब जब राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया होगा, अगर कोई सुझाव दिया होगा तो क्या लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य है, यानी कि लोकसभा उसको कन्फर्म मानना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। तो राज्यसभा अगर कोई सुझाव देगी तो राज्यसभा के सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, और क्या होगा, एक कंडीशन होती है, देखो जब कोई भी मनी बिल आएगा तो मनी बिल की कंडीशन में लोकसभा को राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेनी है। क्या करना है, सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी है, यानी कि बताना है कि देखो हम लोकसभा का विधेयक, ये धन विधेयक पास करने जा रहे हैं, ठीक है, बता दिया, यानी कि सिर्फ इसको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या करना है, पूर्व सूचना देनी है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी है। अब राष्ट्रपति को पहले इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि जब पहले इन्फॉर्म कर दिया तो क्या राष्ट्रपति इसको बाद में रोक देंगे? नहीं रोक सकते। भाई किसी चीज़ को हम पहले इन्फॉर्म करें कि हम बता के जा रहे हैं हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद कि उसको रोक देगा? उसको पहले बता दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकता। ठीक है ना, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो ये क्या थे, विशेष प्रावधान थे किसके, मनी बिल के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये कंप्लीट है, ये जरूर याद रखना, ये सब पूछा जाता है अलग अलग। राज्यसभा कितने टाइम के लिए रोकेगी, कहाँ ये प्रस्तुत किया जाएगा, कौन इसको, ठीक है, टोटल पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।